फाउंडेशन संस्थापक के तौर पे आज ये छठी मीटिंग, पहले हम 5 मीटिंग कर चुके हैं अपने हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें आप सभी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने आपको जानकारी दी है मंदिरों और दर्शनीय स्थलों के बारे में, जिसके बारे में आज आप जानकारियां दी गई है। ये पांचों बार आपको चौधरी परवेज सरावत, जो कि हमारे प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज ये छठा हमारी गूगल मीट ऐप के ऊपर मीटिंग है, जिसकी जानकारी आज आपको फिर दोबारा से आपके सामने रूबरू हो रहे हैं चौधरी परवेज सरावत, और आज फिर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मंदिर हैं हिंदू संस्कृति पर आधारित, उनकी जानकारी आज आपको चौधरी परवेज सरावत देंगे। परवेज सरावत जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं जो आज जिक्र कर रहा हूँ वो है मल्हाना हिमाचल प्रदेश गांव का। मल्हाना हिमाचल प्रदेश ये अनोखा गांव है, यहाँ अपना कानून नहीं चलता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसी मुल्क में एक ऐसा गांव भी है जहां भारत का संविधान नहीं माना जाता, इस बात पर जल्दी यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा गांव है जहां के लोग भारत के संविधान को न मानकर अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। पहाड़ियों से घिरे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम मल्हाना है। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र यहीं पे मिला था। प्राचीन काल में इस गांव में कुछ नियम बनाए गए थे। इन नियमों को बाद में संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया। तो आइए जानते हैं अनोखा परंपरा वाले इस गांव के बारे में। गांव की अपनी संसदीय व्यवस्था है। इस गांव के अपने खुद के 2 सदन हैं, एक छोटा सदन और एक बड़ा सदन। बड़े सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें 8 सदस्य गांव वालों से चुने जाते हैं, जबकि 3 अन्य कारदार, गुरु और पुजारी स्थानीय सदस्य होते हैं। इस सदन की अनोखी बात यह है कि गांव के प्रत्येक घर से एक सदस्य जरूर होता है। घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व करता है। वहीं ऊपरी सदन में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो पूरे ऊपरी सदन का दोबारा गठन किया जाता है। सिर्फ सदन ही नहीं बल्कि मल्हाना गांव का अपना प्रशासन भी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके अपने कानून हैं। इनके खुद के थानेदार होते हैं और सरकार भी इनमें दखल अंदाजी नहीं करती। अब बारी आती है संसद में सुनवाई की। संसद में हर तरह के मामलों को निपटारा किया जाता है। ये फैसले देव नीति से तय होते हैं। संसद भवन के रूप में ऐतिहासिक चौपाल लगाई जाती है। मल्हाना गांव में चौपाल लगाई जाती है। ऊपरी सदन के 11 सदस्य ऊपर बैठे होते हैं और निचली सदन के सदस्य नीचे बैठे होते हैं। यूं तो हर तरह के फैसले का यही निपटारा हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला फंस जाए जिसको समझ पाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में ये मामला उनके अंतिम पड़ाव में भेज दिया जाता है। अंतिम होता है जमलू देवता का फैसला। ये गांव अपने जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं। इन्हीं का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है। किसी मामले को जमलू देवता के हवाले करने के बाद बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फैसला किया जाता है। जिन 2 पक्षों का मामला होता है उनके 2 बकरे मंगवाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है। जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार होता है और जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है वह दोषी होता है। जिस पक्ष का पहले बकरा मरता है वो दोषी होता है। ये अंतिम फैसला अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि इनका मानना है कि यह फैसला खुद जमलू देवता ने सुनाया है। हालांकि साल 2012 के बाद इस गांव में काफी बदलाव देखने को मिला है। मसलन पहले यहाँ चुनाव भी नहीं होता था, लेकिन साल 2012 के बाद यहाँ चुनाव होने लगे हैं। 2012 के बाद यहाँ चुनाव होने लगे हैं। होती है अकबर की पूजा। इस गांव में अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी है। मल्हाना वासी अकबर को पूछते हैं, यहाँ साल में
एक बार होने वाले फागली उत्सव में ये लोग अकबर की पूजा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि बादशाह अकबर ने जमलू ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद जमलू देवता ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी थी। एक दिलचस्प बात यह है कि ये लोग खुद को सिकंदर का वंशक मानते हैं। इन लोगों की भाषा भी कुछ ग्रीन शब्दों का इस्तेमाल होता है, इनकी भाषाओं में भी। इतिहास से जुड़े इनके पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन इनके अनुसार जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था, उस दौरान कुछ सैनिकों ने उसकी सेना यहीं छोड़ दी थी। कुछ सैनिकों ने यहीं छोड़ दी थी सेना। इन्हीं सैनिकों ने मल्हाना गांव बसाया। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों का हाव भाव और नए नक्श भी भारतीयों जैसा नहीं है। बोली से लेकर शारीरिक बनावट तक ये भारतीयों से एकदम अलग नजर आते हैं। कुछ भी छूने से पाबंदी। इस विचित्र गांव में इसके अलावा और भी कई रहस्य हैं जो इस गांव की ओर ध्यान खींचते हैं। रहस्य से भरे इस गांव में बाहरी लोगों के कुछ भी छूने पर पाबंदी है। इसके लिए इनकी ओर से बाकायदा नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी चीज को छूने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसलिए जुर्माने की रकम 1000 से 2500 रुपए तक किसी भी सामान को छूने की पाबंदी के बावजूद भी यह स्थान पर्यटकों को आकर्षित करता है। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है। इस नियम का पालन कराने के लिए यहाँ के लोग इस पर कड़ी नजर रखते हैं। पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की कोई सुविधा नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर ही अपना टेंट लगाकर रात गुजारा करते हैं। नशे के व्यापार में अव्वल। रहस्य से भरे इस गांव का एक और सच ये है कि यहाँ नशे का व्यापार भी खूब फूलता है। मल्हाना गांव की चरस पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे मल्हाना करीम कहा जाता है। यहाँ पैदा होने वाली चरस में उत्तम गुणवत्ता का तेल पाया जाता है। यही नशा सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। प्रशासन को नशे के व्यापार पर रोक लगाने के लिए काफी मकसद करनी पड़ती है। कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भारी मात्रा में चरस और अफीम की तस्करी होती है मल्हाना गांव में। अब आता है कसोल। ये भारत का मिनी इजराइल कसोल जंगल के बीचों बीच और पार्वती नदी के किनारे बसा इलाका है। आबादी काफी कम और शांत ठंडा ये इलाका देशी विदेशी हर किसी को अपनी ओर खींचता है। कल्लू जिले के कसोल से पहले इस इलाके को इसलिए मिनी इजराइल कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में इजरायली टूरिस्ट आते हैं। बड़ी संख्या में इजराइल से लोग आते हैं। ऐसा नहीं है केवल यहीं पर इजराइल आते हैं, देश के हिस्सों में बड़ी संख्या में इजराइल से लोग आते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें अपनेपन का एहसास कराती है। 1990 से आ रहे लोग। साल 1990 में इजराइल के पर्यटकों ने इस गांव में आना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक इस गांव की संस्कृति व शैली अब इजराइल का प्रभाव रुष्ट देखने को मिलता है। आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद इजरायली नागरिक इस गांव में इतनी तादाद में आते हैं कि ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई इजरायली ही का गांव हो। संस्कृति जुड़ाव। सबसे अहम कारण संस्कृति रूप से एक जुड़ाव होने की वजह से इजरायली यहाँ पहुँचते हैं। कसोल में इजराइल की हिब्रू भाषा में पोस्टर दिखना आम बात है। होटलों के नाम और इसके अलावा मेन्यू में व्यंजनों के नाम भी हिब्रू में लिखे होते हैं। स्थानीय लोग और होटल संचालक भी थोड़ी बहुत इजरायली भाषा में बात करते हैं। इजरायली झंडे भी देखे जा सकते हैं यहाँ पर। इजरायली टूरिस्ट के यहाँ आने का ये खास कारण ऐसा भी है कि मलाला करीम वीड भी विदेशी और इजरायली टूरिस्टों के यहाँ आने के पीछे बड़ा कारण है। यहाँ पर आपको इजरायली तौर तरीके, उनकी भाषा के साथ सब कुछ मिलेगा। ये लोग अपने इलाके में किसी भी भारतीय को देखना पसंद नहीं करते। ये लोग भारतीयों को देखना पसंद नहीं करते। अपने ही देश के इस इलाके में भारतीयों पर बैन है। जी हाँ,
ये भारतीयों पर बैन है यहाँ पर। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। कसोल में आपको हिब्रू में साइन बोर्ड तक लगे दिखेंगे। वहाँ पर एक ऐसा रेस्तरा होटल है जिसमें भारतीयों के प्रवेश पर बैन लगा हुआ है। भारतीय वहाँ पर नहीं जा सकते। ये आपको मैंने बताया। अब है राजस्थान के बिंदु गांव। राजस्थान का ये बिंदु गांव एक ऐसा गांव है जहां पर बड़े से ले और छोटे बच्चों तक के प्रधानमंत्री और मोबाइल के नाम पर ही नाम होंगे। आप इस गांव में जाएंगे, किसी को पूछेंगे तो कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री तो महज चराने गए हुए हैं या वे खेत में गए हुए हैं। मोबाइल के नाम पे भी इन बच्चों के नाम हैं, किसी का एयरटेल है, किसी का सैमसंग है। तो ये गांव बड़ा अद्भुत है। यहाँ पर प्रधानमंत्री से ले, राष्ट्रपति से ले और मोबाइल फोनों तक के बच्चों के नाम है इस गांव में। बूंदी गांव, राजस्थान। अब मैं करता हूं जैसलमेर के देवड़ा। जैसलमेर के देवड़ा हमीरा गांव समेत 1 दर्जन गांव बेटियों को पैदा होते ही मार दिया करते थे। देवड़ा गांव मार दिया करते थे। 120 साल बाद देवड़ा गांव में 1998 में पहली बार बारात आई थी। ये गांव बेटियों की अब अच्छी परवरिश करने के साथ उन्हें पढ़ा लिखा कर भी कामयाब बना रहे हैं। बेटी की डोली उठने के साथ स्कूल में बेटियों का नामकरण भी बेटों के बराबर है। देवड़ा से आसपास के इन गांवों का चाइल्ड रेस 1995 तक पहुंच गया है। यानी 1000 बेटों के मुकाबले 995 बेटियां जन्म ले रही हैं इस गांव में। 7 मई 1998 को देवड़ा निवासी इंदर सिंह भाटी की बेटी जयंत कंवर की गांव में पहली बार बारात आई थी। ये शादी देश में चर्चा का विषय बन गई थी। इससे पहले वर्ष 1890 में देवड़ा में एक बेटी की डोली उठी थी। उसके बाद 120 साल बाद ये डोली 1998 में उठी। ये देवड़ा गांव की। अब है पेरू के कैसबो इलाके में एपरूमैक नदी पर एक ऐसा पुल है जिसकी हर साल मरम्मत की जाती है और घास की बनी रस्सियों से पुराने पुल की जगह एक नए पुल का निर्माण किया जाता है पेरू देश में। इसे इक्का रोब ब्रिज कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसे इक्का साम्राज्य के दौरान मार्गो पुलों को बनाने के लिए ये तकनीक इस्तेमाल की जाती थी। मोटी रस्सियों के सहारे हवा में लटके इस पुल को हाथ से बुना जाता है और पिछले 600 सालों से यह लोगों के आने जाने का साधन बना हुआ है। इक्का नेटवर्क का एक हिस्सा इक्का साम्राज्य के शहरों और कस्बों को जोड़ता है। यूनेस्को ने इसे 2013 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया था। यह घास से बना हुआ पुल है। पुराने पुल की जगह नए पुल बनाने की परंपरा सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसमें दोनों तरफ के युवा इकट्ठा होकर घास से रस्सियां बनाते हैं और पुल की तरह इससे बुनाई करते हैं। परंपरा के अनुसार पुल को बनाने में सिर्फ मर्द ही हिस्सा लेते हैं। महिलाएं नदी के दोनों और ऊंची जगहों पर बैठकर छोटी मोटी रस्सियां बुनती हैं। काम से पहले सभी मर्द पुराने पुल के पास इकट्ठा होते हैं और छोटी छोटी रस्सियों से बड़ी रस्सियां बनाते हैं। मुख्य पुल 6 बड़ी रस्सियों से बनता है। इन रस्सियों की मोटाई 1 फीट तक लंबी होती है, जिसमें पतली 120 रस्सियों से मिलाकर बनाया गया है ये पुल। इसके लिए एक स्थानीय मजबूत घास जिसे कोया इच्चू के नाम से जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले
पत्थरों से पीटा जाता है, फिर पानी में भिगो दिया जाता है ताकि ये मुलायम हो जाए और भूनने में आसानी हो। इस सामूहिक काम के लिए सार्वजनिक रूप से नाश्ते और खाने का प्रबंध किया जाता है। काम में लगे लोगों के खाने के लिए लजीज खाने का इंतजाम किया जाता है, जिसमें चिकन, गिनीबुंग और डिश और नदी में पकड़ी गई मछलियों से बना शानदार भोज का आयोजन भी किया जाता है। नया पुल बन जाने के बाद पुराने पुल की रस्सियां काट दी जाती हैं और वो नदी में गिर जाती हैं, जहां वो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। 6 बड़ी रस्सियों में से 4 रस्सियां पुल के फर्श का काम करती हैं और 2 हाथ के सहारे के लिए होती हैं। इन सभी रस्सियों को नदी के दोनों तरफ भारी पत्थरों से मजबूती से बांध दिया जाता है। इन रस्सियों को बांधने में पूरा दिन लग जाता है। तीसरे दिन इन मुख्य रस्सियों पर पतली रस्सियों से सघन बुनाई की जाती है और इस काम के लिए चंद दक्ष ग्रामीण आगे आते हैं, जिन्हें ऊंचाई का डर नहीं होता। इस तरह हाथ के सहारे की रस्सियां और फर्श की रस्सियों के बीच एक बाड़ बंदी की जाती है ताकि लोग सुरक्षित इससे गुजर सकें। पुल बनाने की पूरी प्रतिक्रिया में कोई भी आधुनिक सामान, उपकरण या मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस घास और इंसान की ताकत की ही जरूरत होती है। केशवा चाका पुल को साल भर में एक बार बनाया जाता है और चौथे दिन खाने और संगीत के कार्यक्रम के साथ उत्सव मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर जून के दूसरे रविवार को पड़ता है। ये पेरू में घास का पुल। अब है 5000 साल पुराना पांडवों का गेहूं का दाना। ये मंदिर जो है ममलेश्वर मंदिर के नाम से मशहूर है, ममलेश्वर मंदिर के नाम से। इस मंदिर में रखा है 5000 साल पुराना 200 ग्राम गेहूं का दाना। पांडवों से गहरा संबंध। हमारा देश पुर्तगाल काल में धार्मिक और चमत्कारों का देश माना जाता है। यहाँ पर कोई ना कोई चमत्कार के बारे में सुनने को मिल जाता है। आज आपको ऐसे ही अनोखे मंदिर के बारे में हम बताएंगे। इस मंदिर में 200 ग्राम वजन का गेहूं का दाना है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमारा देश पुर्तगाल और धार्मिक और चमत्कारों का देश माना जाता है। यहाँ पर कोई ना कोई चमत्कार के बारे में सुनने को मिल जाता है। आज आपको ऐसे ही अनोखे मंदिर के बारे में बताएंगे। इस मंदिर में 200 ग्राम वजन का गेहूं का दाना है। सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसके बारे में वह महाभारत काल का यानी 5000 साल पुराना ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के ममेल गांव में स्थित है, ममेल गांव में, और इसका नाम ममलेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर का संबंध पांडवों से भी है, क्योंकि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इसी गांव में बिताया था। ये शिव और मां पार्वती को समर्पित है। यहां अखंड धूना भी जलता रहता है। ममलेश्वर। अब आपको एशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित जटोली शिव मंदिर, जिसे एशिया के सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। एशिया का बताया जाता है। दक्षिणीय द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है। इस मंदिर को देखने में इसके निर्माण कला के बेजोड़ नमूने का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा यह भी जाता है कि मंदिर में मौजूद पत्थरों में से डमरू जैसी आवाज आती है, जिसे लेकर मान्यता है कि ये पत्थर मंदिर भगवान शिव की मौजूदगी का आभास कराते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि चूंकि इस मंदिर में भगवान शंकर निवास करते थे, इसलिए ये व्यक्ति जो भी कामना लेकर आता है वो निश्चित ही पूरी होती है। मंदिर से संबंधित कथाओं के बात करें तो प्राचीन समय में एक समय में भगवान शिव यहाँ आए थे और कुछ वक्त यहाँ रहे थे, जिस कारण इसे एक पावन स्थल माना जाता है। यहाँ के निवासियों द्वारा बताया जाता है कि 1950 के दशक में
स्वामी कृष्णानंद परमहंस नाम के एक बाबा यहाँ आए थे, जिसके मार्गदर्शन तथा निर्देश पर जटोली शिव नामक मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ कराया गया। 1974 में इस अद्भुत व सुंदर मंदिर नींव रखी गई। किंवदंतियों के अनुसार 1983 में स्वामी कृष्णानंद परमहंस बाबा ने समाधि ली थी। 1983 में समाधि ली थी, परंतु मंदिर का कार्य रुका नहीं। इसका कार्य प्रबंधन के कंधों पर चला गया। जो और थे उन्होंने बताया जाता है कि इस मंदिर का पूरी तरह तैयार होने में लगभग 39 वर्ष लगे थे। इस मंदिर से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार हुआ यह मंदिर श्रद्धालुओं के दान किए गए पैसों से बना है। दान किए पैसे से बना है, जिस कारण इसमें बनने में 3 दशक से भी ज्यादा का समय लगा। शिव और पार्वती की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर के ऊपरी छोर पर 11 फुट ऊंचा एक विशाल सोने का कलश स्थापित है, जो इसकी खूबसूरती छटा में 4 चांद लगा देता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक रात के लिए विश्राम किया था। कहा यह भी जाता है कि यहाँ के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता था, जिसे देखते हुए स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। त्रिशूल के प्रहार से जमीन में से पानी निकाला। तब से लेकर आज तक जटोली में पानी की समस्या नहीं है। लोग इस पानी को चमत्कारी मानते हैं। इनका मानना है कि इस जल में किसी भी बीमारी को ठीक करने के गुण हैं। यहाँ हर रविवार को भंडारा होता है। ये जटोली का मैंने आपको बताया। हाँ, वो मैं अभी बताता हूँ बाद में। मैं आपको बता दूं कि जो जटोली का जो मंदिर है, ये हमारे सोम के दादाजी ने बनाया था। सैम के दादाजी ने बनाया था, सैम के दादाजी ने बनाया था ये मंदिर। अच्छा, अब मैं बताता हूँ सोलन से राजगढ़ रोड होते हुए जटोली मंदिर जा सकता है। और चलो, इसमें एक मंदिर और है। इस मंदिर में सोलन के पास ही है ये, और भोलेनाथ के मंदिर में सिकरेट चढ़ाई जाती है। सिकरेट, ये मंदिर मैं आपको बताऊंगा। भगवान शिव को भांग धतूरा अर्पित किया जाता है। शिव को भांग बहुत प्रिय है। कई जगहों पर भांग से भगवान शिव का श्रृंगार भी किया जाता है और प्रसाद के रूप में भांग चढ़ाई जाती है। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवान शिव का एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है जहाँ शिव को सिगरेट अर्पित की जाती है। जी हाँ, ये शिव जी ना सिर्फ सिगरेट पीते हैं बल्कि धुआं भी उड़ाते हैं। जानकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के उड़की, सोलन जिले में पड़ता है ये उड़की सोलन जिले में भगवान शिव का अनोखा मंदिर है। यह अनोखा मंदिर लुटरू महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। लुटरू महादेव के नाम से यह प्रसिद्ध है। इस मंदिर में आने वाले भगत फूल प्रसाद के साथ सिगरेट भी साथ में लेकर आते हैं और भोले बाबा को अर्पित करते हैं। इतना ही नहीं, शिव को सिगरेट चढ़ाते ही वे बड़े चाव के साथ पीते हैं। इसीलिए उनकी पूजा में यहाँ विशेष तौर पर सिगरेट चढ़ाई जाती है। लुटरू महादेव मंदिर में आज से नहीं बल्कि सदियों से शिवलिंग को सिगरेट पिलाई जाती है। कुछ लोग इस चमत्कार कहते हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इस शिवलिंग पर सिगरेट अर्पित करने के बाद उसे कोई सुलगाता नहीं, बल्कि वो अपने आप सुलगती है। इसे कोई सुलगाता नहीं है, अपने आप सुलगती है, जिसमें से धुआं भी कुछ इसी तरह से निकलता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि सौ भगवान भोलेनाथ ने सिगरेट पी रखी हो। भगवान शिव ही सिगरेट पी रहे हो। भगवान शिव के इस मध्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस चमत्कार को देखते हैं। भगवान के इस मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर कई जगहों पर गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें भगत सिगरेट फंसा देते हैं। इस दृश्य को देखते ही लोग खुद को अपने कैमरे में
वीडियो बनाने से रोक नहीं पाते। मंदिर का निर्माण सन 1621 में बागल रियासत के राजा द्वारा किया गया था। 1621 में यह मंदिर बना था। कहा जाता है कि बागल रियासत के राजा को एक दिन भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए, वह उन्हें इस मंदिर का निर्माण करने को कहा। तब राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया। ये लुटरू जो है तुर्क सोलन के पास है। अब मैं ऐसे देश के बारे में बताना चाहता हूं जहां औरतों का राज चलता है। एक ऐसा देश जहां केवल महिलाएं राज करती हैं, पुरुषों को नागरिकता भी नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार और गैर सरकार संस्थाएं काम कर रही हैं। इसके बावजूद कई देशों में महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें भारत की स्थिति भी बेहद खराब मानी जा रही है। हालांकि पश्चिमी देशों में इस दिशा में बेहतर सुधार है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां महिलाएं राज करती हैं और पुरुष गुलामी। आइए जाने ये जगह कहाँ है, कहाँ मौजूद है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। दरअसल इस देश का नाम अंडरवर्ल्ड किंगडम है। अंडरवर्ल्ड किंगडम है, जो यूरोप के देश चेक रिपब्लिक से साल 1996 में अलग होकर बना था, और यह महज 7.4 एकड़ में फैला हुआ है। 7.4 एकड़ में यह देश फैला हुआ है। चेक रिपब्लिक से अलग हुआ था यह देश। इस देश की रानी ने महिलाओं को दिए हैं ये विशेष अधिकार। दरअसल इस देश में पेट्रिया वन नामक रानी का राज चलता है, जिसके नियमों का पालन इस देश में रहने वाली हर महिला को करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस देश का अपना झंडा, करेंसी, पासपोर्ट और पुलिस फोर्स आदि भी अपनी है। साथ ही सनों के देश में दूसरे देश से आने वाले पुरुषों को रानी के बैठने के लिए सोफा बनाना पड़ता है, जिस पर वह बैठती है। पुरुषों के लिए ये नरक के समान है ये देश। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये देश चेक रिपब्लिक से अलग हो गया था, लेकिन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय के दर्जे के लिए मान्य नहीं है। मगर यहाँ के नियम और कानूनों के बारे में जानने के बाद यहाँ महिलाओं के शक्तिकरण का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस वजह से पुरुष महिलाओं की गुलामी करते हैं और महिलाओं के अत्याचारों को झेलते हैं। इसलिए इस जगह को पुरुषों के लिए नरक की संख्या दी गई है। नरक की। यहाँ के नियम मैं बताने जा रहा हूँ। इस देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए फॉलो करने होंगे ये नियम। महारानी पैट्रिशिया वन को ही देश के कानून में परिवर्तन करने का अधिकार है, जिस वजह से उन्होंने इस देश की नागरिकता चाहने वाले पुरुषों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, उसके महिलाओं के पास कम से कम एक पुरुष नौकर होना चाहिए। ये नियम बनाए गए हैं। उसके महिलाओं के पास कम से कम एक पुरुष नौकर होना चाहिए। नंबर 2, उसको अंडरवर्ल्ड किंगडम के सभी नियमों का पालन करना होगा। तीसरा, साथ ही महिलाओं को कम से कम 5 दिन महारानी के महल में बिताने होंगे। सुविधाएं महिलाओं के लिए 7.4 एकड़ की जमीन में बने देश में कई शानदार इमारतें हैं। वह यहाँ की मुख्य इमारतें महारानी का महल है, जहाँ से पूरे देश का शासन चलता है। 250 मीटर का ओवल ट्रैक, छोटी झील और घास के मैदान के साथ साथ यहाँ दावत हॉल, लाइब्रेरी, दरबार, यातनागर है, स्कूल रूम, जिम और कैदियों को रखने वाले तहखाने भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और नाइट क्लब भी हैं, जहाँ केवल महिलाएं ही जा सकती हैं। अविश्वसनीय बातें। इस देश की सबसे विचित्र और दिलचस्प बात यह है कि इस देश की रानी पेट्रिया वन का चेहरा बाहरी दुनिया में आज तक उजागर नहीं हुआ है। आज तक किसी ने इस रानी का चेहरा नहीं देखा है।
अब मैं जो बात कर रहा हूं ये है किडनी वैली। ये किडनी वैली गांव नेपाल में है और ये किडनी वैली के नाम से मशहूर है। किडनी वैली के नाम से मशहूर ये गांव घर के लिए यहाँ के लोग बेचते हैं किडनी। गरीब भी उनके लिए अभिश्राप की तरह है, जो अपने परिवार के लिए दो उनकी रोटी भी नहीं जुटा पाती। इस अभिश्राप के चलते वो ऐसे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका जमीर उन्हें इजाजत नहीं देता। वह अपना तन और मन सब कुछ बेचकर पूरी जिंदगी इस अभिश्राप से छुटकारा पाने के लिए जिहाद में लगा रहता है। लेकिन नेपाल के इस गांव में परिवार वाले अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि एक घर खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच देते हैं। पढ़ने में ये खबर आपको चकित कर रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल नेपाल में हाक्से नाम का गांव किडनी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अंग तस्करों को अपनी किडनी बेचता है। यहाँ कथित मानव अंगों के दलाल इस गांव में आते हैं और लोगों को अपनी किडनी बेचने के लिए राजी करते हैं, इसीलिए उन्हें 2 लाख नेपाली रुपये भी देते हैं। अंगों के दलाल उन्हें राजी करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं और गांव वालों को बहला फुसला कर किडनी देने के बाद दोबारा किडनी विकसित हो जाने जैसे झूठ भी बोलते हैं। इस बात का खुलासा करते हुए 37 साल की गीता कहती है कि उन्होंने 2 लाख नेपाली रुपए में अपनी किडनी बेची ताकि अपने परिवार के लिए वह जमीन का टुकड़ा खरीद सके और वह घर बना सके। गीता ने ऐसा किया भी, लेकिन अप्रैल में आए भूकंप के चलते उनका ये घर खंडर में तबलीत हो गया। फिलहाल ये एक स्थायी टेंट में रह रहे हैं। किडनी बेचने का ये खेल न केवल इस गांव में बल्कि नेपाल के अधिकांश इलाकों में चल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक नेपाल में आए भूकंप के बाद से नेपाली लोग पैसे के लिए अपने शरीर का अंग बेचते हैं, इसलिए ये हाक्से गांव किडनी वैली नाम से मशहूर हो गया नेपाल में। अब मैं बात कर रहा हूं माउंट टाई ब्रिज। ये चाइना में है, माउंट टाई ब्रिज चाइना। धरती पर करीब 5,000 फीट ऊंचा चीन के 5 सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो प्राचीन काल में ही अद्भुत और अलौकिक शक्तियों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। पिछले 3,000 सालों से यहाँ के लोग इस पर्वत की पूजा पृथ्वी और मानव जाति पर शासन करने वाले देवताओं के रूप में करते हैं। इस पत्थर की पूजा नेपाल के लोग करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ के लोग इस पर्वत को जन्म और मृत्यु निर्धारित करने वाला देवता मानते हैं और उनका ये भी मानना है कि ये पर्वत जीवित है, इनमें प्राण और चीन के लोग बताते हैं कि करीब 1000 ईसा पूर्व जाऊ राजवंश के 72 सम्राट बलिदान देने और ध्यान करने के लिए यहाँ आए थे। उसके बाद ही ये पर्वत धीरे धीरे लोगों में प्रसिद्ध होता गया और लोगों ने यहाँ पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। सन 1987 से ही माउंट टाई और उस पर बने रिपोर्ट ब्रिज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। इस पर्वत में बना हवा में झूलता ब्रिज लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। इस ब्रिज को देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस ब्रिज को आंखों यकीन नहीं होगा क्योंकि ये ब्रिज 2 पहाड़ियों के बीच में बिना किसी सहारे के प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ये पुल 3 बड़े चट्टानों और बहुत सारे छोटे पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, जो एक के ऊपर एक बिना किसी सहारे के टिके हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये पत्थर आज से 3 मिलियन साल पहले एज में आए तेज आंधी के कारण गिरे होंगे, लेकिन यहाँ के लोग इसे इमोर्टल पानी, अमर पुल को पूर्ण जीव और अनंत जीव का प्रतीक मानते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी इस ब्रिज को बिना डरे पार कर जाता है
उसे अमरता का वरदान प्राप्त होता है। दुश्मनों को मारकर उनके शव पीठ पर बांध कर लाता है ये जीव। इस पुल पर चलना बहुत डरावना अनुभव है, लेकिन फिर भी सैकड़ों दिलेर लोग इस पुल को पार करते हैं। भले ये बात अलग है कि कोई भी आज तक अमर नहीं हो पाया। इस खतरनाक ब्रिज को पार कर पाना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज के रूप में जाना जाता है। ये माउंट टाई ब्रिज, चाइना। स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज जी भी उपस्थित हो चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत है हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर और साथ ही जाति मार्गदर्शक मंडल के तौर पे आपका स्वागत है जी। नमस्कार। अब मैं उत्तराखंड के एक झरने के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है वसुधारा। वसु झरना करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसकी धारा गिरते समय मोतियों के समान नजर आती है। इस झरने की सुंदरता देखते ही बनती है। इस झरने की खासियत यह है कि इसके नीचे जाने वाले हर व्यक्ति पर यह झरना नहीं गिरता। कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापी लोगों पर नहीं गिरता। ग्रंथों के मुताबिक यहाँ पंच पांडव में सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। कहा जाता है कि यदि झरने के पानी के बूंद आपके ऊपर गिरने लगे, आप समझ जाएं कि आप पुण्य आत्मा है। इसी कारण से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस अद्भुत और चमत्कारी झरने के नीचे खड़े होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस झरने का पानी कई जड़ी बूटियों वाले पौधों को छूकर नीचे आता है, इसीलिए जिस पर भी ये झरने का पानी पड़े वह हमेशा के लिए निरोगी हो जाता है। बद्रीनाथ जाने वाले तमाम श्रद्धालु वसुधारा झरने को देखने जरूर आते हैं। यह झरना हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। दूसरे देशों के लोग भी वसुधारा फॉल्स को देखने के लिए आते हैं। वसुधारा झरने तक पहुंचने के लिए आपको पहले माणा गांव से ट्रैकिंग की शुरुआत करनी होगी और फिर झाड़ियों से होते हुए यहाँ पहुंचना होता है। लेकिन अगर आपको अपनी यात्रा मनोरंजक और रोमांचक बनानी है तो अलकनंदा से होते हुए इस झरने तक आप पहुंच सकते हैं। ऊंचाई में बसे झीलों के दर्शन करने के लिए वहां तक पहुंचना सही में बहुत ही मेहनत और कड़ी दर्द की बात है, पर ऐसी झील और जगह हमारे द्वारा की गई मेहनत के लायक भी है और ऐसी ही मेहनत के काबिल है हिमालय की गोद में बसे झीलों के खूबसूरत नज़ारे। ऐसी झीलों में से एक है सतोपन झील, जो इसी रहस्यों और कंधा सतोपन झील के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड में सतोपन झील यहाँ के प्राकृतिक झीलों में से एक है। ये झील न सिर्फ धार्मिक लिहाज से बल्कि अपने अधिक प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से भी विश्व के पर्यटक मानचित्र में दर्ज है। अक्सर प्राकृतिक झीलों का आकार गोल या चौकोर होता है, लेकिन ये अद्भुत झील त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय आकार में है। भारतीय पर्यटकों को तो ये अपनी ओर लुभाती है, विदेशी पर्यटकों को भी अपने तेज से अछूती नहीं रखती। पर्यटक यहाँ मिलने वाली अद्भुत शांति और इसकी सुंदरता के कायल हैं। कई विदेशी सैलानियों को तो ये झील इतनी पसंद है कि पर्वतारोहण के लिए वह इस झील को उत्तर प्राथमिकता देते हैं। आइए जाने जोशीमठ से कैसे पहुंचे। सतोपन ताल सतोपन झील उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर बसा एक हिमरूप झील है। चौखंबा शिखर की तहलीट पर बसा ये उत्तराखंड के सूर्यम झीलों में से एक है। सतोपन झील की जुड़ी कथा। इस पवित्र धार्मिक झील से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से दो कथाएं सबसे ज्यादा लोगों के लिए प्रसिद्ध है। झील का नाम सतोपंथ का अर्थ है सतो मतलब सत्य और पंथ मतलब रास्ता, यानी सत्य का रास्ता। कथाओं के अनुसार महाभारत के पांडव भाई इसी स्वर्ग के रास्ते से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे, इसलिए इस झील का नाम सतोपन झील पड़ गया। इसे धरती पर स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ियों से स्वर्ग जाने से पहले इसी स्थान पर स्नान ध्यान किया था, इसलिए यह स्थान हिंदू धर्म के लोगों के बीच विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर को इसी झील से
इसी झील के समीप स्वर्ग तक जाने के लिए आकाशनीय वाहन की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए ये झील सतोपन झील कहा जाने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी के दिन इस झील में पधारते हैं। तीनों देवताओं ने झील के अलग अलग कोनों पर खड़े होकर पवित्र डुबकी लगाई। इसीलिए कहा जाता है कि ये झील त्रिभुज के आकार में है। इसीलिए कथाओं की वजह से सतोपन झील का हिंदू धर्म में खास और बड़ा महत्व है। सतोपन झील सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, उत्तराखंड का ट्रैकिंग क्षेत्र भी है। सतोपन ग्लेशियर में ट्रेनिंग के कई मुश्किल पड़ाव से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान आपको हिमालय क्षेत्र के कई ढलान, बहीड़ और ऊंचे नीचे क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है। ये ट्रैक माला गांव से शुरू होता हुआ वसुंधरा घाटी तक गुजरता है। सतोपन ग्लेशियर की पृष्ठभूमि में चौखंबा और स्वर्गणीय पर्वत श्रेणियां यहाँ की अनजान खूबसूरत अनछुई दृश्य का निर्माण कराती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सतोपंथ में जब तक निर्बलता व स्वस्थ रहेगी तब तक ही झील का पुण्य प्रभाव रहेगा। यहाँ के एडवेंचर ट्रैकिंग जोशीमठ के टूर ऑपरेटर का कहना है कि सतोपंथ के धार्मिक महत्व को देखते हुए यहाँ यात्रियों को रात में विश्राम करने की अनुमति दी जाती है। सतोपंथ झील तक केवल ट्रैकिंग मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ जाने से पहले आपको इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि यहाँ भारत तिब्बत सीमा के नज़दीक ही स्थित है। ये भारत तिब्बत के नज़दीक है। बद्रीनाथ से लगभग ये 22 किलोमीटर दूर है। सतोपंथ ग्लेशियर से जोशीमठ लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतोपंथ और ये अब जो है इटली में मिलान के पास विगल नाम एक गांव में लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है, क्योंकि वहां ना तो सूर्य उगता है और न ही अस्त होता है। दरअसल इटली का ये गांव जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ सूरज प्रकाश के बिना ही रहना पड़ता है। विंगल गांव में रहने वाले 200 लोगों का मानना था कि उनकी किस्मत में सूरज की रोशनी नहीं है, पर गांव के एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट ने मिलकर इस समस्या को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने सरकार की मदद से मिले 1 लाख यूरो की मदद से 8 फीट चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा एक स्वचालित ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एक विशाल दर्पण खरीद कर पास के एक पहाड़ पर स्थापित किया। पास के एक पहाड़ पर 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित दर्पण द्वारा गांव पर सूर्य की किरणें को प्रभावित किया गया। ये जो है यहाँ पर सूरज नहीं आता था, तो यहाँ के एक इंजीनियर ने सरकार की मदद से पहाड़ पर एक दर्पण रखा और सूरज की रोशनी जब दर्पण पर पड़ती तो उसकी रोशनी गांव पर पड़ती। ये पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है और अब यहाँ पर जो है रोशनी पहुंचनी शुरू हो गई है। यहाँ पर अपना सूरज बनाया गया है। मॉस्को के सोनारो सुपरमार्केट दुनिया का सबसे बड़ा जादू टोने का बाजार है। इस बाजार में जादू टोने का ए से ले जेड तक सारा सामान बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। इस बाजार की स्थापना 1950 में हुई थी। इस बाजार में जादू टोने का सामान ही नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की पूरी विद्या और उसकी कक्षाएं भी मिलती हैं। इस बाजार में एक हिस्सा ऐसा भी है जहां हर्बल दवाइयां भी मिलती हैं। इस बाजार के हर एक दुकान पर एक डॉक्टर भी मौजूद है। सोनारो मॉस्को में अब
मैं करता हूँ इंटरनल फॉल्स के बारे में, जो अमेरिका में है, यूरोप। शहर के पश्चिम में स्थित शाहतुलत रिज पार्क में एक छोटा सा झरना है जिसके नीचे आग की लो जलती रहती है। ये आग की लो वर्ष भर जलती रहती है। ये एक रहस्य है जो आज तक हल नहीं हो सका। ये अमेरिका में है, ये वाटरफॉल। मैं ऐसी मशहूर डांसर के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसकी जिंदगी बहुत ही संघर्ष भरी है। जन्म के साथ ही इसे जिंदा दफना दिया था। दुनिया भर में पॉपुलर गुलाबो सफेरा की कहानी। बेटियों के लिए समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है। आज बेटियां अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उन्हें अभिश्राप माना जाता था। बेटियों को बोझ समझा जाता था, इसलिए कई जगहों पर बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। 1960 में राजस्थान के जैसलमेर जिले के कोडड़ा गांव में जन्मी गुलाबो सपेरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। गुलाबो ने टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 5 में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया। पैदा होते ही जमीन में गाड़ दिया था गुलाबो को। राजस्थान की फेमस कोलंबिया डांसर है। कालबेलिया उसे कहते हैं जो सांपों को पकड़ते हैं, उस जाति को कहते हैं कालबेलिया। राजस्थान में अपने लोक नृत्य से गुलाबो ने देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान बनाई। उन्हें साल 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद्मश्री से सम्मान से नवाजा गया। लेकिन इन सब के पीछे गुलाबो और उनके परिवार का कड़ा संघर्ष। दरअसल जब गुलाबो का जन्म हुआ तो उनके पिता घर से दूर थे। उनके रिश्तेदारों ने जब देखा कि बेटी जन्मी है तो उन्होंने गुलाबो को जिंदा जमीन में दफना दिया। जब उनकी मां को होश आया तो उन्हें पता चला कि बेटी को दफना दिया गया। उन्होंने रोते रोते लोगों से भीख मांगी कि मुझे वह जगह बता दो जहां मेरी बेटी को गाड़ा है, मैं निकाल कर ले आऊंगी। लेकिन किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। रात को गुलाबो की मौसी ने वह पता बताया। उन्हें पता था। रात को लेकर आए। इससे बाद दोनों रात के 12 बजे मौसी और माँ रात को 12 बजे गए, जमीन से गुलाबो को निकाला। उनकी सांसें चल रही थी। बाद में सिर्फ गुलाबो को नया जीवन नहीं मिला, बल्कि उन्होंने कई लड़कियों की जिंदगी बचाई। गुलाबो के पिता सांपों को नचाने का काम करते थे। जब गुलाबो बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ जाने लगी और बीन धुन पर नाचने लगी। धीरे धीरे उनका उत्सव प्रलित हो गया। जब वह 17 साल की थी तो उन्हें फेस्टिवल ऑफ इंडिया प्रोग्राम में परफॉर्म करने का मौका मिला। ये आयोजन वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी वाशिंगटन में इनका डांस देखने के लिए शामिल हुए थे। राजीव गांधी। इसके चलते गुलाबो ने अपने डांस के जरिए में कोलंबिया डांस का परिचय कराया। गुलाबो की प्रसिद्धि देख उनके सम्मान में लोगों ने लड़कियों को मारना बंद कर दिया। जब उन्होंने इतना नाम कमाया तो गांव के आसपास और गांव के लोगों ने लड़कियों को मारना बंद कर दिया। गुलाबो का असली नाम धनवंतरी है, लेकिन गुलाबो नाम के पीछे उनके पिता का बेशुमार प्यार छिपा है। बचपन में वह बहुत गोरी थी, ऐसे में उनके पिता ने उनका नाम गुलाबो रख दिया। गुलाबो ने बताया कि उनके समुदाय में सरनेम नहीं हुआ करते थे। ऐसे में उनके डांस के कारण उनका सरनेम सपेरा पड़ गया। कोलंबिया नृत्य सिर्फ महिला ही करती हैं। इस डांस की शुरुआत गुलाबो से ही हुई थी। आज ये डांस देश भर में काफ़ी
पॉपुलर है। लोग डांस देखने के लिए राजस्थान घूमने आते हैं और विदेशों से भी गलाबो सपेरा की बेटी राखी भी, गलाबो की जो बेटी है उसका नाम राखी है, वो भी आज डांस करती है, वो भी आज डांस करती है। गलाबो कई फिल्में भी कर चुकी है, कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है, जैसे बंटवारा, क्षत्रिय, अजूबा, ऐसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। गलाबो को पहला ब्रेक 1981 के पुष्कर मेले में मिला, जहां एक सरकारी मुलाजिम तिरुपति पांडे ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लेकर गई। पहली बार साल 1985 में गलाबो ने देश से बाहर अपना हुनर दिखाया। तिरुपति पांडे ने उन्हें अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया। उस समय नाबालिग का स्वतंत्र पासपोर्ट नहीं बनता था और समय कम था, इसलिए गलाबो की उम्र बढ़वाकर पासपोर्ट बनाया गया। अमेरिका जाने से एक दिन पहले पिता का निधन हो गया। पिता से ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से गलाबो सदमे में चली गई, लेकिन हार नहीं मानी, हौसलों की उड़ान दी और माँ से विदेश जाने की अनुमति मांगी और वो अमेरिका चली गई। अमेरिका में परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अमेरिका में ही रहकर नृत्य कला की शिक्षा देने की बात की गई। उन्हें अमेरिका नागरिकता का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन गलाबो ने इन सारे प्रस्तावों को नकार दिया। वतन वापसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गलाबो की कलाई में राखी बांधी और उन्हें अपनी मुंह बोली बहन का दर्जा दिया। राजीव गांधी ने अमेरिका से लौटने के बाद राजीव गांधी ने उनको मुंह बोली बहन कहा। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हुई। तो ये गलाबो की बात पे बिल्कुल वो चलता है कि गलाबो की वजह से ही लड़कियों का मारना वहाँ बंद हो गया और इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि दुनिया भर में अपनी कमाई। अब मैं ऐसी ही एक लड़की और है जिसका नाम है मोना। ये राजस्थान की है मोना और ये गलाबो को ही अपना गुरु मानती है। और नृत्यगन्ना मोना के साथ भी ऐसा ही हुआ। नृत्यगन्ना मोना सपेरा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राजस्थानी लोक संगीत और खासकर कोलंबिया नृत्य मीना बताती है कि करीब 25 बरस पहले जब उन्होंने जन्म लिया था, उनके परिजनों ने यह तय कर लिया था कि इस बच्ची को मार देते हैं। वे 4 भाई बहनें हैं। घर में 5वीं बच्ची का जन्म लेना सभी को खटक रहा था, इसलिए नहीं, जान को जन्म लेते ही जिंदा दफन करने की परिजनों ने तैयारी कर ली थी। लेकिन जब इनकी बड़ी बहनों ने इनका पता लगा कि मेरी बहन को ये मार रहे हैं, तो बड़ी बहनों ने इनको परिजनों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि इसका सारा खर्चा अपनी बहन का हम उठाएंगे और इसकी शादी भी हम ही करेंगे। उनकी जो बड़ी बहन थी मोना की, उन्होंने इनकी जान बचाई और इन्होंने ही दोनों बहनों ने अपनी बहन मोना की पढ़ाई करवाई और उसकी शादी करवाई। और आज ये इतनी पॉपुलर डांसर है कि ये अमेरिका, जर्मनी और हर जगह देश में अपना डांस करती है, विदेशों में भी और यहाँ भी। और इन्होंने सबसे ज़्यादा इसको मॉस्को और जर्मनी में पसंद किया जाता है। जब ये वहाँ जाती है तो सारी लड़कियाँ विदेशी इसको घेर लेती हैं। वहाँ भी इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं और इंडिया में भी इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं। और ये 15 से 20 लड़कियाँ इनके साथ रहती हैं और हर प्रोग्राम में ये 4 घंटे का 75 से 1 लाख रुपया ये लेती है नृत्य का। तो इन्होंने अपने हर जगह पर जो है नृत्य के स्कूल खोल रखे हैं, बाहर विदेश में भी और यहाँ भी। तो ये मोना की भी एक ऐसी ही कहानी थी। अब मैं एक कल्पना चावला के बाद एक भारतीय मूल्य की एक ऐसी लड़की हुई है जो अंतरिक्ष में गई थी
और ये भी काफ़ी मशहूर हुई थी। इसका नाम था सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल्य की थी ये। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया था भारतीय मूल्य की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एक बार में 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने शैनॉन ल्यूसिड के बनाए 188 दिन और 4 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। वे विभिन्न अभियानों में कुल 321 दिन, 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रही। सुनीता भारतीय मूल्य की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री है, जबकि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। सुनीता गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। इनके पिता दीपक पांडे अमेरिका में डॉक्टर हैं। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में हुलियड नगर क्लीवलैंड में हुआ था। सुनीता के माता पिता 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए थे। सुनीता विलियम्स का जून 1998 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। वह 2006 में पहली बार अंतरिक्ष में गई, क्योंकि 2003 की शुरुआत में कोलंबिया हादसा हुआ, जिसमें कल्पना चावला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को खो दिया। इसलिए सुनीता का मिशन टलता रहा। सुनीता ने अपने सहपाठी रहे माइकल जे विलियम्स से शादी की। 2007 में सुनीता विलियम्स ने भारत दौरा किया। जून 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर गए थे, तब सुनीता विलियम्स से भी वे मिले थे। 2008 में भारत सरकार ने सुनीता को पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये मैंने आपको सुनीता के बारे में बताया। अब सबसे दुनिया का बड़ा गोल्फ कोर्स, ये श्रीनगर गुलमर्ग गोल्फ कोर्स श्रीनगर से 52 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से 2650 मीटर यानी 8690 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गोल्फ कोर्स दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन गोल्फ कोर्स है। ये अप्रैल से लेकर नवंबर तक खुला रहता है। गुलमर्ग स्कीइंग 19 में होने लगी थी, लेकिन यहाँ स्कीइंग क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना अंग्रेजों ने 1927 की स्वतंत्रता पूर्व यहाँ साल में 2 बार स्कीइंग प्रतियोगिता क्रिसमस और ईस्टर में होती थी। 1938-39 के दौरान पहली बार 500 से ज़्यादा स्कीइंग ने हिस्सा लिया था। गुलमर्ग को एलिस ऑफ गुड ओल्ड डेज भी कहा जाता है। इस कोर्स को यहाँ को एलिस ऑफ गुड ओल्ड डेज भी कहा जाता है। गुलमर्ग में कर्नल नेवली ने 1890 में 6 होल कोर्स बनाया था। गुलमर्ग गोल्फ क्लब की स्थापना 1911 में अंग्रेजों ने की। यहाँ पहला गोल्फ मुकाबला 1922 में हुआ था, जबकि नीडो गोल्फ कप प्रतियोगिता 1929 में हुई थी। गुलमर्ग में पहली बार राष्ट्रीय शीतकाल खेलों का आयोजन 1998 में हुआ था, जो 2003-2004 के दौरान दूसरी बार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया। यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। अब यहाँ पर है सबसे ऊंची कार केबल भी है दुनिया की। गुलमर्ग में ही एशिया की सबसे ऊंची कार केबल है। इसे स्थानीय भाषा में गोडला कहा जाता है। यह 1998 में क्रियाशील है। सर्दियों में यहाँ स्कीइंग के शौकीनों को समुद्र तल से करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अवरवट पर्वत तक ले जाती है। देश विदेश से आने वाले सैलानियों में से ये केबल कार बहुत लोकप्रिय है। यह जगह फूलों के प्रदेश के नाम से भी जानी जाती है। 12 किस्म के फूल यहाँ खिलते हैं। बहुत सुंदर जगह है। ये बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग के लिए भी यहाँ प्रसिद्ध है। आपकी कसम, बेताब,
जब जब फूल खिले, बेमिसाल, आपकी कसम, यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अब मैं दूसरे गोल्फ कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा जो गोल्फ कोर्स है वो है मेघालय की राजधानी शिलोंग। शिलोंग गोल्फ कोर्स शहर से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ खूब भीड़ जुटती है। भारतीय लोगों के बीच ये गोल्फ लिक्स के नाम से चरित्र है। इसकी आधारशिला 1898 में एक ब्रिटिश जनसेवक और गोलर द्वारा रखी गई। समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गोल्फ कोर्स चीड़ और बुरुश के पेड़ों से घिरा हुआ है मेघालय में। साथ ही ये देश के सबसे ज्यादा ऊंचाई विस्तीर्ण गोल्फ कोर्स में से एक है। पहले जहां ये 9 होल कोर्स का था, वही 1924 में इसे 18 होल कोर्स का बना दिया गया और यह नियमित वार्षिक टूर्नामेंट का आयोजन भी होने लगा। शिलोंग गोल्फ कोर्स को एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गोल्फ कोर्स होने का गौरव प्राप्त है। ये शिलोंग में है गोल्फ कोर्स। अब है नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6,853 किलोमीटर है। ये नदी अफ्रीका महाद्वीप से बहती है और इतिहास के बड़े बड़े नगर इसके आसपास बसे हुए हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती है। भूमध्य सागर में ये फिर गिर पड़ती है। ये लगभग 11 देशों से गुजरती है। मिस्र, सूडान, इंडोनेशिया और बुरुंडी शामिल है। सफेद नील और नीली नील इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। नील नदी के आसपास के क्षेत्र बहुत उपजाऊ हैं, जिस पर कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। गेहूं मिस्र के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं है, जिससे वो रोटी बनाते हैं। इसके सिवाय वो इसे दूसरे देशों को बेचकर पैसा भी कमाते हैं। पटसन पौधा नील नदी के किनारे पर उगाया जाता है। प्राचीन मिस्र के लोग इन पौधों की मदद से कागज, टोकरियां, रस्सियां समेत कई चीजें बनाया करते थे। बाढ़ से बचने के लिए असवान डैम का निर्माण किया गया, जिसे 1960 से 1970 के बीच बनाया गया। सितंबर महीने में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। ये मैंने नील नदी के बारे में आपको बताया। अब है दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न का जंगल। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट वर्षा वन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये जंगल 70 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दक्षिणी अफ्रीका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। इस देश होता आएगा। जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है। इसे एक खतरनाक जंगल भी कहा जाता है। अमेज़न के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है, वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी देशों का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, बोलोनिया, यूनिनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरना पड़ता है। इस जंगल में 400 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, ये 400 से ज़्यादा आदम जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का भी संबंध नहीं है। ये जनजातियां यहाँ इस जंगल में रहती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। बुलेट एक चींटी का नाम है। चींटी का डंक बहुत ही खतरनाक होता है, किसी गोली के लगने जैसा लगता है और इसके काटने से बुखार भी आ जाता है।
ये बुलेट एट जो अमेजन में ही रहती है ये चींटी। अमेजन में ही रहती है। अमेजन में 120 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। इस मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। अमेजन जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा की लंबाई 30 से 40 फीट तक होती है। अमेजन में एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री से 190 डिग्री रहता है, जो कभी कभी उबलता हुआ दिखाई देता है। अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां के लोग इस नदी में उस आदमी को दफनाने के बजाय इसी में डाल देते हैं। आंद्रे ने इसकी खोज की थी और 40 दिनों में इस नदी को उन्होंने खोज दिया था। आंद्रे ने अपने दादाजी से ही नदी के बारे में सुन रखा था और उनको लगन थी कि मैंने ये नदी ढूंढनी है, और उन्होंने इस जंगल में जाकर 40 दिन में ये भयंकर नदी ढूंढ निकाली। इसमें साल भर में ही पानी उबलता रहता है और ये खतरनाक नदी है। अमेजन के जंगल में एक अंगली पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक है और जिसकी पंख की लंबाई लगभग 3 फीट के बराबर होती है। इसका वजन 6 किलो होता है। यह अपने वजन से दुगना वजन अपने शिकार को पंजे में पकड़ कर रख सकता है। अपने से दुगने को पंजे में पकड़ कर रख सकता है। ये अमेजन में जगुआर भी पाए जाते हैं जो चुपके से इंसानों या जानवरों पर हमला कर देते हैं। हालांकि ये इंसानों से दूर रहता है लेकिन कभी कभी नजदीक भी आ जाता है। अमेजन का जंगल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 4% हिस्सा है। अमेजन नदी दक्षिणी अफ्रीका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। ये ब्राजील, पेरू, बोलोनिया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। ये पेरू के एंडीन पर्वतमाला से निकलकर पोरो को बहती है और अल्टिका महासागर में मिल जाती है। अमेजन के वर्षावन से होकर बहने वाली ये नदी 7000 किलोमीटर की लंबाई वाली है बताई जाती है। नदी की चौड़ाई 140 है। नदी की चौड़ाई 140 है। अमेजन वर्षावरण दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं। यह जंगल पृथ्वी पर पिछले 5.5 करोड़ सालों से मौजूद हैं। 5.5 करोड़ साल से ये यहाँ मौजूद हैं। अमेजन की 11 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 17 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर है। अमेजन नदी 9 देशों से होकर गुजरती है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर मैनौस अमेजन के किनारे बसा हुआ है, जिसकी आबादी 1 करोड़ 80 लाख है। ये ब्राजील के पास है। इंसान लगभग 11,000 साल पहले अमेजन के क्षेत्रों में पहुंचे थे। अगर जो आज भी देखा जाए तो आज हम फैशन में हैं, लेकिन वहाँ पर जो इंसान उस टाइम पे आए थे जब भगवान ने भेजे थे, तो आज भी वे वहाँ पर नंग रहते हैं। और किसी को इंसान की वहाँ सच्चाई जाननी है तो वहाँ आप देख सकते हैं अमेजन जंगल में। उनका रहन सहन भी आज भी ऐसे ही है जैसे हजारों साल पहले था। अब मैं दूसरे जंगल की जो बात कर रहा हूँ वो है कांगो रेन जंगल। कांगो फॉरेस्ट मध्य अफ्रीका में स्थित है। ये 23,45,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है क्षेत्र में फैला हुआ है। अपना देश भारत लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी अपने देश से लगभग 75% क्षेत्र के बराबर ये जंगल है। इन घने हिस्सों में सूर्य की 1% रोशनी जमीन तक पहुंच पाती है। इस जंगल में रहने वाले लोगों को पिग्मी कहा जाता है। पिग्मी कहा जाता है। यहाँ के पुरुषों की औसत लंबाई 4 फुट 10 इंच होती है, जबकि महिलाओं की औसत लंबाई 4 फुट 1 इंच होती है। इस जंगल में 5 नेशनल पार्क हैं जिन्हें यूएनए विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। इस जंगल के बीच
कांगो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। 4700 किलोमीटर है। ये नदी कांगो देश के अलावा और कई देशों से होकर गुजरती है। इसे दुनिया की सबसे गहरी नदी का दर्जा प्राप्त है। गहरी नदी का दर्जा प्राप्त है। इस जंगल में 2000 से भी अधिक तरह के जीव रहते हैं। इसमें 450 से अधिक ऐसे जीव रहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। 300 से अधिक रेंगने वाले जीव रहते हैं, जिसे कीड़े मकोड़े, सांप आदि। 1000 से अधिक तरह की चिड़ियां इस जंगल में रहती हैं। इस जंगल को दुनिया का अकेला जंगल माना जाता है जहां तीनों तरह के गोरिल्ला पाए जाते हैं। इस जंगल में गोरिल्ला, बनमानस वगैरह जो पाए जाते हैं, गोरिल्ला। इस जंगल में बबोनो भी रहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है और माना जाता है कि ये इंसानों से मिलता जुलता है। ये जंगल 11,000 से भी अधिक तरह के पौधों का घर है। इसमें से 1000 से भी अधिक प्लांट सिर्फ इसी जंगल में पाए जाते हैं, इसी जंगल में होते हैं। यहाँ पे अब मैं करता हूं तीसरे जंगल का जिक्र। जो तीसरा सबसे बड़ा जंगल है वो अर्जेंटीना और चिली के वालिडविन जंगल है। वालिडविन जंगल, ये वर्षा वन लगभग 2,84,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है और दक्षिणी अमेरिका में एकमात्र जंगल दक्षिणी अफ्रीका में 40% वन है। इसमें से लगभग 70% वन चिली में पाए जाते हैं। 40% अमेरिका में पाया जाता है जंगल और 70% चिली में पाए जाते हैं। इस जंगल में पौधों की 122 प्रजातियां हैं। डायनासोर्स के समय से मौजूद एक पेड़ है। साथ ही पृथ्वी पर दूसरा सबसे पुराना जीवित पेड़ है जो 36 वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसकी ऊंचाई 60 मीटर से 115 मीटर तक पहुंच सकती है। ये तीसरा सबसे बड़ा जंगल है। अब मैं लाल झरने के बारे में बताऊंगा। और एक नदी, एक ऐसी नदी है जो रंग बदलती है। एक ऐसी नदी भी है जो हर मौसम के मुताबिक अपना रंग बदलती है। नदी का नाम कैनो क्रिस्टल है। कैनो क्रिस्टल, जो कोलंबिया में बहती है। इस नदी की खासियत ऐसी है कि हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। कैनो क्रिस्टल का रंग कभी पीला तो कभी हरा, कभी लाल और कभी नीला हो जाता है। इसलिए इस नदी को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। साल 2000 में इस नदी के इलाके में कुछ हिंसक गतिविधियां वाले गुट रहते थे। इस नदी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर कोलंबिया मिलिट्री का अधिकार है। ये जगह अब मशहूर पिकनिक स्पॉट बन चुकी है। कैनो क्रिस्टल नदी में मैनाकेरिया कैलोन नाम का एक पौधा है, जिसके कारण इसका रंग बदल जाता है। इस नदी के अंदर है। जून से नवंबर तक बदलता रहता है इसका रंग। यहाँ पर कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि एक ग्रुप में 7 से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं जा सकते और एक दिन में 200 से ज़्यादा लोगों को इस क्षेत्र में जाने की इजाज़त नहीं है। 200 से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं जा सकते। अब मैं एक लाल झरने के बारे में बताऊंगा। ये रहस्य झरना अंटार्कटिका का टेलर ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से बहते एक झरने से खून की तरह लाल पानी बहता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए, लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाया। पहली बार साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ने यहाँ आने की हिम्मत की और उन्होंने देखा कि यहाँ तो खूनी वाटरफॉल गिर रहा है। उन्हें पहले लगा कि यह लाल रंग माइक्रो लाल स्वेल की वजह से है, मगर साल 2003 में टेलर की सेवाल वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ये लाल झरना अभी भी रहस्य बना हुआ है। ये अंटार्कटिका में है लाल झरना। आज तक इसका ये नहीं पता कि ये कैसे क्या होता है। अब मैं एक लास्ट है सोने की रहस्य बीमारी।
कजाकिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां के लोग चलते हुए सड़क पर सो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग सोने के बाद भी कई दिनों तक नींद में रहते हैं। इस गांव का नाम कलाची है। कलाची लोग सोने की रहस्य बीमारी से ग्रस्त हैं। सोने का पहला केस 2010 में आया था, जब यहाँ कुछ बच्चे अचानक से स्कूल में गिर गए थे और वहीं सोने लगे। वैज्ञानिक इस गांव में इस सोने की बीमारी पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस बीमारी के बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं लग सका है। डॉक्टर भी इस बीमारी का पता नहीं लगा सके। इस अद्भुत बीमारी वाले लोगों के गांव की आबादी करीब 600 लोगों की है। इस वक्त गांव में 11% ज्यादा लोग इस रहस्य बीमारी से परेशान हैं। इस गांव को अब स्लीपो होल के कहा जाता है, स्लीपी होल के नाम से। अब एक और मैं लास्ट, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट नीबिया के टुनेन प्रांत की, जहां पर हिबा जनजाति के लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ की महिलाएं अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार नहाती हैं, वो भी उनकी शादी होती है तब। नहाने के साथ साथ वो कपड़े भी नहीं धो सकती। बिना नहाए भी वो महिलाएं खुद को फ्रेश और ताजा रखती हैं। इस जनजाति की महिलाएं सबसे अलग होती हैं, यहाँ तक कि उनका रंग भी लाल होता है। आपको बता दें, नहाने के लिए ये महिलाएं खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती है। इन्हें पानी में उबाल कर उसके धुएं से अपनी बॉडी को फ्रेश रखती हैं, ताकि उनमें बदबू ना आए। उनकी खुशबू इनकी बड़ी कभी ना नहाने के बाद भी फ्रेश लगती है। इनकी बॉडी फ्रेश लगती है। ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती है, पानी में उबाल कर उस जड़ी बूटी से अपने शरीर को साफ करती हैं, जिसके कारण उनके शरीर में बदबू नहीं होती। ये एक ही बार नहाती हैं जब इनका विवाह होता है। और ये यहाँ पर एक रहस्य ये भी है कि ये सब लाल रंग की होती हैं, ना बोरी ना काली, ये लाल होती हैं। और ये इसी जड़ी बूटियों का कमाल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परवेश। आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी अपने हिंदू मंदिरों और बाहर के देशों के बारे में, नदियों के मार्ग के लिए, और बहुत अच्छी जानकारियां दी, और अन्य संबंधित विषयों के ऊपर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आचार्य जी आज उपस्थित हैं। स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज जी आज उपस्थित हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। स्वामी जी।